और माँ हमें कहती है ना कि एक परिवार हाथ की मुट्ठी की तरह होता है। एक भी उंगली में अगर तकलीफ हो तो फिर वो मुट्ठी नहीं बन पाती। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मॉम डैड जल्द इस घर में वापस आ जाएंगे और घर में सब कुछ पहले जैसा, माहौल, हमारी खुशियां, हंस खेल, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा होगा। मॉम खाना खा लीजिए। चाची देखते भले तो मिलकर काम करेंगे तो आसान हो जाएगा। मम्मी जी, सिर्फ खाने न गूड़ने से काम ना चलेगा, खाना ना खाना भी पड़ेगा। चिंता मत करिए मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ कि पापा जी ने बेकसूर जेल से बाहर ले आऊंगी। उस्ताद मामी, आप भी हमारे साथ खाना खाइए ना। रुको मीत, ये चेयर मीत भैया की है। यो ब्रेसलेट तो अपने फिट ही ना हो रहा। जैसे कि यो पापा जी का हो। यो आपने बिल्कुल फिट हो गया। पापा जी के पकड़े जाने में जो ब्रेसलेट सबूत बना वो उनका है ही ना। यो ब्रेसलेट आपका है। पापा जी ने आपने बचाने के लिए पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब है कि मेरे पप्पा को आपने मारा है। क्यों चाचा जी, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मारा आपने मेरे पप्पा को? क्या दुश्मनी थी आपकी? क्या बिगाड़ा था पप्पा ने आपका? बोलिए ना,
क्यों किया आपने ऐसा? मेरे पापा ने छोड़िए, उनसे तो आपका कोई लगाव ना होगा ना। और पापा जी तो भाई है ना आपके, कोक का रिश्ता है ना आपका उनसे। इतना प्यार दिया है उन्होंने आपको, कैसे आपने उन्हें अपना इल्जाम उनके ऊपर लेने दिया? बोलिए, कदे ऐसा ना हुआ कि पापा जी ने अपने लिए कोई चीज खरीदी और वो आपको भूल गए हो, फिर आपने सब कुछ कैसे भुला दिया? जवाब क्यों ना दे रहे हो आप? आपने पता है, जब कोई इंसान किसी रिश्ते के लिए त्याग करता है ना, एक गुनाह को छुपाने के लिए मैं बहुत सारे गुनाह करता चला। मेरा पहला गुनाह कि मैंने तुम्हारे पापा पर गोली चलाई। मेरा दूसरा गुनाह कि मैं कायर हो गया, डर गया। और मेरा तीसरा गुनाह तेरी वजह से मेरे बच्चे चले गए। आज मेरी वजह से ये घर परिवार टूट रहा है, बिखरने की कगार पे आ गया है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे अरेस्ट करो प्लीज। मैं ना जानती कि मैं अपने पापा ने मेरे से छीनने के लिए, मेरी मम्मी थे उनका पति छीनने के लिए, या मेरी दादी थे उनका बेटा छीनने के लिए आपने माफ कर पाऊंगी या नहीं, मैं ना जानती चाचा जी। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि चाहे जो हो जाए, मैं पापा जी ने बेगुनाह साबित करके रहूंगी। हाँ, मेरी आपसे विनती है, जब तक मैं पापा जी ने बेगुनाह साबित न कर देती, आप चुप रहिएगा प्लीज। मेरा शेड्यूल ना काफी टाइट रहता है सुबह से शाम तक। आज तो मैंने समय निकाल लिया तुम्हारे लिए, पर आगे से ऐसी पूछताछ के लिए आओ तो अपॉइंटमेंट लेकर आना। बिच्छू का बेटा और मामा जी जैसा नेता है, ये दोनों किसी के सगे ना हो सकते। ये बहुत ही अटपटी बात है जो समझ ही ना आ रही है। सर क्या कनेक्शन है मामा जी का मेरे पापा के मर्डर केस से, जो इस बात ने दबा देना चाहते हैं। सच्चाई कैसे पता करूं, कुछ ना समझ आ रहा मन में। दौड़ूराम, वो तेरे हाथ बांधे थे ना, उसके लिए सॉरी। दौड़ूराम, क्यों हम दोनों का कमरा है, तेरे कहीं जाने की जरूरत है? मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये हमारा कमरा है, और अपने मन में किसी तरह की गलतफहमी, कोई वहम मत रखना कि मैं इस कमरे को छोड़कर किसी और जगह जा रहा हूं सोने के लिए, समझी तुम? ये तकिया तुम्हारे लिए। तुम सोगी उस सोफे पे और मैं सोऊंगा अपने बिस्तर पे। शादी के 7 फेरे, शादी के वचन, पति पत्नी का रिश्ता, ये सब ज्ञान मुझे मत देना। और मुझे कोई फिल्मी बातें भी नहीं चाहिए कि हमें पति पत्नी होने के नाते एक साथ सोना चाहिए, या फिर पत्नी होने के नाते मेरा हक है कि मैं तुम्हारे बगल में सोऊं, या फिर ठीक है बीच में तकिया की दीवार बना लेंगे। ऑल दैट आई डोंट वांट इट, ओके? यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। करके घुसी थी ना इस घर में, अब मैं भी देखता हूं कब तक रहती हूं।
जिंद मेरी ये बार बार खिलदा है ख्वाब एक इस नू मनावा कॉन्फ्रेंस बुलवाई है ना, वहां पर मुझे घड़ियालू आंसू रो रो कर बताना है कि मैं कितना मजबूर था। हाँ, मतलब यही बताना है ना यार चंटी की कि मैं कुछ नहीं कह सकता था अशोक हुडा मर्डर केस में, क्योंकि मेरी बहन का सुहाग है राजवर्धन। वो बहन जो मुझे राखी बांधती है, मैं उसका घर कैसे उजाड़ सकता था एक अपने बयान पर, है ना। बल्कि मैं तो उनसे उल्टा सवाल कर दूंगा चंटी, बोलूंगा आप बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ अगर मैं अपनी बहन का घर बचा रहा हूँ। चंटी, वो टेक डिपार्टमेंट से शर्मा के असिस्टेंट का कॉल आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये वही है, इसी ने बताया था कि मीत हुडा पेन ड्राइव लेके आई है वहां पर, ठीक है। करता हूँ कॉल। हाँ, हेलो, क्या वीडियो कंप्रोमाइज है? ये किसने बताया? तेरे बॉस ने? तो ये बात तू मेरे को अभी बता रहा है? मथुरा जयंती हो गई आपकी। अब आपने पता चलेगा कि एक आम इंसान जब राजनीति पर उतरता है तो कैसे बिना चुनाव के जमानत जब्त करा लेता है। कम ऑन तेजवीरे, पिकअप पिकअप। जानती हूँ दौड़ू राम, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मरा जा रहे थे। बस थोड़ी देर हो, तेरी नाराजगी भी दूर कर दूंगी। तेजवीर जी, डैड को बेल मिल गई है। मैं पुलिस स्टेशन के बाहर ही हूँ, बस 5 मिनट में डैड को बेल मिल जाएगी। बहुत बढ़िया छोटे, डैड को लेकर घर पहुंच, मैं सीधे वहीं मिलूंगा। ओके। हाँ भैया, जरा जल्दी चला लो, हॉस्पिटल जाना है। ये तय क्यों रुक गए? कहीं वापस जाने का मन तो ना बना लिया? बैठो। अरे मेरे एक रिलेटिव का अभी एडमिशन हुआ है, तेज हलावत नाम है। देखो जरा, क्या रूम नंबर है? रूम नंबर सर 103, आगे से लेफ्ट है सर। ठीक है। तेज बेटा,
अपने मामा को माफ कर देना। आज तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारा मुंह भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तुम किसी को नहीं बता पाओगे कि इंस्पेक्टर अशोक हुड्डा पे गोली मैंने चलाई थी, तुम्हारे चाचा राम ने नहीं। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने अपने बंदों को गाड़ियों के साथ तुम्हारे पीछे भिजवाया था और तुम बचने के चक्कर में नीचे गिरे और तुम्हारी याददाश्त चली गई। सॉरी फॉर दैट। पर आज तुम्हारे साथ साथ ये राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मुझे माफ कर देना। तो कहीं ना जाएंगे तो आप मिनिस्टर साहब। उसी दिन जेल का एक कमरा उसके लिए खाली हो जाता है। ये वो तन्ने तेरे सारे कर्मों की सजा मिलेगी। क्या लगा था तन्ने? तेरी किस्मत की वजह से मैं बाहर गई ना, मेरी चाल और तेरे काल की वजह से बाहर गई थी मैं यहाँ से बाहर गई और दूसरे दरवाजे से अंदर आ गई। अंदर आके मैंने तेरा इंतजार किया। थोड़ा टाइम लगा पर मन ने सच का पता चल गया। जो चोंगा पहन रखा है ना तूने, बाहर जाके पूरी दुनिया में बता दूंगी। तूने मारा मेरे पापा को, तूने मेरे पापा को मारा। तेज भैया की जिंदगी बर्बाद की। 4 साल तक ये बात छुपाई है तूने। मैं छोड़ूंगी ना तुमने। राज, गेस मैं आपके लिए क्या लाई? आपकी फेवरेट खीर। भूख नहीं है मुझे। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है आपको? आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। आइए। जो इस घर में हुआ है वो जानने के बाद मेरी भूख मर गई है। प्लीज जिद मत कीजिए। नीत बहू ने भरोसा तोड़ा है मेरे बेटे का। इस घर में वो पुलिस लेकर आई है, आपको अरेस्ट करवाया, आप जेल गए। आपको अंदाजा भी है इन सब बातों का क्या असर हुआ है हमारे बेटे पर? वो लड़की जिससे हमारा बेटा इतना प्यार करता था, उसे इस घर से निकालने के लिए, उसकी पुलिस की जॉब छुड़वाने के लिए हमारा बेटा इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। राज, परवाह करता है वो आपकी। अगर उसको मेरी परवाह होती तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। बहुत गलत सलूक किया उसने बहू के साथ। आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भी तो दिल ही दिल में यही चाहती थी, है ना? राज, राज मैं आपसे प्यार करती हूँ।
आपको पता है मैं आपके बिना जी नहीं सकती, तो फिर मैं कैसे गलत होने दे सकती हूँ आपके साथ? ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये उस लड़की की वजह से हुआ है। इस सब की जड़ मीत बहू है। तो मुझे कैसे गुस्सा नहीं आएगा उस लड़की पे? पिताजी, बहुत दुख होता है मुझे कि आज भी आप उस बच्ची को पहचान नहीं पाई। आप प्लीज प्लीज जाइए यहां से। राज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं इस बार उस बच्ची को फेस करूंगा, कैसे नजरें मिलाऊंगा उससे। भाषण में वही कहना जो मैंने आपसे कहने के लिए कहा है, वही अच्छा होगा। वरना अगर मैं बोलने पर आई ना, तो आपकी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। राणा साहब आ गए। यूं अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण? सर, आपने इतनी अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, समझ नहीं आया है। ऐसा क्या कारण है जो आपने हमें बुलाया? क्यों बुलाया है? ऐसी कौन सी बात आप करना चाहते हैं सर? हमारे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, आप प्लीज बैठिए। डैड, मैं अंदर आ जाऊं? तेरी मॉम ने तुझे बताया नहीं कि मैं अकेले रहना चाहता हूं? डैड, आपको ऐसा लगता है जो हुआ गलत हुआ? पुत्र, मैं जानता हूं तुम मुझसे बेहद प्यार करता है, लेकिन तू बहू को क्यों नहीं समझ पा रहा है? समझ गया हूं डैड मैं, और एक्चुअली इस बार बहुत अच्छे से समझ गया हूं। उसने तुम सबकी नफरत भरी बातें, सारी कड़वाहट को भुलाकर मुझे बाहर निकाला। आज जो मैं लॉकअप के बाहर हूं वो उसी की वजह से हूं, क्योंकि उसी लड़की ने मुझे संभाला, टाइम टू टाइम मुझे दवाई दी, अपने टिफिन से घर का खाना खिलाया, मुझसे बहस की ताकि मैं खाली पेट ना सोऊं। और मुझे यकीन है कि आज जो मुझे जो बेल मिली है उसमें भी उसका हाथ जरूर है। वरना तू ही बता, सारे सबूत मेरे खिलाफ होने के बावजूद अचानक जज साहब का मन कैसे बदल गया? आप सब जानते हैं कि मैंने कभी भी अपने और जनता के बीच में कोई पर्दा नहीं रखा। दोबारा कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं अशोक हुडा मर्डर केस की। अशोक हुडा मर्डर केस की? पापा, आपके जैसे ईमानदार अफसर बन के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊं, मैं तब तक हार न मानने वाली जब तक मैं अपने पापा के हत्यारों को जेल न पहुंचा देती। आपसे वादा किया था ना मैंने कि आपके कातिलों ने सजा और अपना इंसाफ दिलाऊंगी मैं। आपके कातिल मेरी आंखों के सामने थे, पर मैं उन्हें सजा ही ना दे सकी। क्या करती पप्पा? ईसा की जिंदगी दांव पे लगी हुई थी, उसे बचाना जरूरी था। पापा जी की खोई हुई इज्जत, उनका सम्मान वापस लौटाना जरूरी था। पूरे परिवार की हंसी, सबकी खुशी वापस लौटाना जरूरी था। उस परिवार ने बहुत संभाला है, मैंने बहुत प्यार दिया है, मैंने बिखरने तो ना दे सकती थी ना। मैं जानती हूँ किया, आप मेरी मजबूरी समझ रहे हो क्या? मैं बस आपसे माफी मांगना चाहती हूँ।
तो ये तो बड़े माफ कर। किसी को ये बात कुछ अजीब सी नहीं लग रही है? आप ठीक कह रहे हैं डैड। मीत ने कहा था मुझसे कि उसके पास ऐसा कोई प्लान है जिससे वो ये साबित कर देगी कि इस सारे मामले में आप बेकसूर हैं। लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। उसने तो उससे क्या कहा, तेरी उससे क्या बात है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि ये लड़की चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन ये मुझे बेकसूर साबित करने के लिए तैयार है। और आज इसने ये साबित कर दिया, और वो भी बिना किसी डिमांड के या बिना किसी लालच के। इसने अपनी जिंदगी का लक्ष्य, अपने पापा के कातिल को पकड़ने की जो जिद थी, वो जिद छोड़ दी इस लड़की ने। और ये तो उसका अधिकार था। इस लड़की ने। साहब जी, एसोसिएशन वाले लोग फिर से आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। एसोसिएशन वाले? भेजो हमको अंदर, हम ये भी झेल लेते हैं। आपके बारे में हमने गलत सोचा था। हमसे बड़ी भूल हो गई अलावत साहब। अफवाहों की वजह से हमने आप जैसे उसूल वाले और इतने ईमानदार प्रेसिडेंट को गलत समझा। हमें माफ कर दीजिए। आपके बेटे मीत अहलावत बहुत ही होनहार हैं। उन्होंने हमें कहा था कि वो आपको बेकसूर साबित करेंगे, उन्होंने करके दिखाया। यही है जो आपकी संस्कार और प्रतिष्ठा को नई पीढ़ी तक लेके जाएंगे। हाँ, ये सच है कि मेरा बेटा बहुत संस्कारी है और बहुत प्यार करता है मुझसे। और प्यार में ये इस हद तक आगे चला जाता है कि आगे इसे कुछ नजर ही नहीं आता। इसीलिए मैंने मीडिया, प्रेस, पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला कि मेरे पापा का एनकाउंटर हुआ था और मर्डर ना। अबे राणा और सेंटी ने ईसा की धमकी देकर मेरे सामने कोई रास्ता ही ना छोड़ा तो ये करती मैं। साथ ही मैंने सेंटी और ईसा के डिवोर्स के लिए भी बात कर ली है। बेटा, तूने जो किया है वो कोई मामूली बात नहीं है। अपने ससुराल की आन को बचाने के लिए तूने अपने पापा को दिया हुआ वादा तोड़ दिया। अपनी ननद को बचाने के लिए तूने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही त्याग दिया। और जिस ससुराल में तुझे अच्छी बहू ना होने के ताने दिए जाते हैं, उन लोगों पे तूने एक ऐसा एहसान किया, बल्कि ऐसा एक कर्ज चढ़ा दिया है जो हम सब मिलकर भी इस जन्म में तो नहीं उतार पाएंगे। हाँ पापा जी, कोई एहसान ना किया मैंने, कोई कर्ज ना चढ़ाया है। मैंने बस वो किया जो मेरे दिल ने कहा, और दिल का कहना कभी गलत ना होता। ये बात तो मैंने आपसे ही सीखी है, मेरे पप्पा जी थे। ईद बेटा। भाई जी, भाई क्या तू रो क्यों रही है बेटा? बच्चे सब ठीक है ना? उठ। क्या किया तूने मेरी बहन के साथ? बोल। छोड़ दे शेख, छोड़ दे इसको। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए कि गलती सारी मेरी है। सारी की सारी मेरी गलती है कि मैं चाहता था ईशा बिटिया को अपने घर की बहू बनाना।
नहीं चाहता था कि उसकी शादी इस नालायक से हो, पर मेरी सबसे भारी गलती थी। भाई साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ईशा ने कोई गलती कर दी क्या? हाँ भाई जी क्या हुआ? आप ऐसे घर ले आए ईशा को एकदम से? ईशा बिटिया से क्या गलती होगी? अभी तक गलती मुझसे हुई है। हम डिजर्व ही नहीं करते हैं इस बिटिया को अपने घर की एक बहू बनाना। भाई जी, शांति बोल ना, क्या हुआ? कुछ तो बोल। अरे बबीता, ये क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ये किसी नायक की नहीं है। अरे गलती मुझसे, तुमसे, हम सबसे हुई है। हम पहचान ही नहीं पाए इसका असली चेहरा क्या है। तुम्हारी बहू मीत बिल्कुल सही कहती थी, वो बिल्कुल सही कहती थी इसके बारे में। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। ये नालायक मेरा बेटा, किसी ने लतिका को छेड़ा था। और यही है जो नशे में धुत होकर उस बार में लड़कियों के साथ नाच रहा था। भाई सगाई वाले दिन मीत बहू जिस लड़के को लाई थी, ये सब कैसे हुआ? सारी गलती मेरी है। मैं तो अंधी थी जो अपने हाथों से अपनी बेटी को नर्क में बेचकर खुश हो रही थी। कैसी माँ हूं मैं, कैसी? आपने आपको दोष मत दो रागिनी, हमारी कोई गलती नहीं है। ईशा की गुनहगार तो मैं हूँ। वो मैं थी जो हर हाल में ये रिश्ता चाहती थी। मैंने तुझे यकीन दिलाया कि मेरे भाई का बेटा शांति बहुत अच्छा लड़का है। वो मैं थी जिसे सच्चाई नजर ही नहीं आई। रागिनी, ईशा, मेरी गलती की तुम लोग मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। भाभी जी, ईशा के गुनहगार हम सब हैं। हम सब ने गलती की है। ईशा, हम सब सिर्फ तेरी खुशियां चाहते थे, तेरी खुशहाल जिंदगी चाहते थे। नहीं मालूम था बच्चे ऐसा अनर्थ हो जाएगा। हम सबको माफ कर दे ईशा, प्लीज माफ कर दे। ईशा, रोती नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। कैसे भूल पाऊंगी मैं वो दर्द, वो तकलीफ, वो मेंटल टॉर्चर जो मैंने उस घर में सहा। बस एक मीत भाभी तो है। तू ना चाहता ना कि मैं तन्ने डिस्टर्ब करूं? मैं एक सवाल ना पूछूंगी तेरे ते। उस रात तन्ने मेरे साथ बेड पर सोने के लिए मजबूर करने के लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। तू चाहता है ना मैं सोफा पर सोऊं, जमीन पर भी सो जाऊंगी, कहीं भी सो जाऊंगी। जो तू मेरी शक्ल भी ना देखना चाहता ना, मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाऊंगी, दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो जाऊंगी मैं। और फिर जब तन्ने लगेगा कि तो मेरे ते अभी भी प्यार करता है, मैं तेरी पहले वाली मीत, तू बस मन ने आवाज दे देना, मैं तेरे पास दौड़ी चली आऊंगी। तब तक के लिए हम दूरी ठीक।
सही कह रही हो तुम। हम एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए मीत, लेकिन ये दूरी एक कमरे से दूसरे कमरे तक की दूरी नहीं हो सकती। पोस्टिंग ले लो और कहीं दूर चली जाओ मीत, मुझसे दूर, मेरे परिवार से दूर, इस घर से दूर। एक मिनट, ये ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट से तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। फॉर्म मैंने भर दिया, बस तुम साइन कर दो और तुम जिस भी जगह जाना चाहती ना उस जगह को टिक कर देना मीत, तुम्हारी पोस्टिंग वहां हो जाएगी। लेकिन प्लीज इस घर से और मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। तू ही बता दे कि कितने जाऊं मैं जिससे तू ठीक हो जाए।